नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार नवदीप सर के साथ। और आज के इस सेशन में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं उन सभी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, विशेषतः नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट के बारे में। कल भी हमने फॉरेस्ट की एक क्लास की थी, आज उन बचे हुए वनों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ थोड़ा राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह के बारे में भी जानेंगे, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो कल हमने ऑलरेडी इस क्लास को किया था और आज इसमें कुछ कुछ और बेसिक चीजें जोड़ करके हम इसको कवर करेंगे। चलिए, आप सभी लोग अपने प्रश्न सिर्फ लिखिएगा, केवल अपने प्रश्न लिखिएगा, उनको जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम एक्सप्लेन करते हुए आपको बताते रहेंगे। तो केवल आप अपने प्रश्न लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा प्लीज, मेरी आपसे एक इल्तजा है या विनम्र निवेदन समझ सकते हो आप। देखो दोस्तों, हम लोगों ने जो फॉरेस्ट को पढ़ना शुरू किया था, उस फॉरेस्ट में हम लोगों ने कांटेदार वनों तक कवर किया था। आपने देखा है कांटेदार वनों में ये नागफनी है, इसको कैक्टस कहते हैं। ये कैक्टस टाइप के जो पेड़ हैं, ये कैक्टस टाइप के पेड़ नहीं, इनको पौधे कहोगे। पेड़ तो बड़े होते हैं, और जो बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ों को तो क्या ही कहा जाए, ये पौधे हैं कुल मिलाकर के। जैसे ये निम्बोलियां हैं, उसके अलावा विभिन्न अलग तरह के फूल, ये सब पाए जाते हैं। देखो दोस्त, एक बहुत बेसिक सी बात जो हम लोगों ने इसको पढ़ने के दौरान समझी भी थी और उसको जाना भी था, वो ये है कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ये अल्पाइन टाइप के वन होते हैं, जो ये पेट्रोलाइजेशन जिनमें हो जाता है, ये वाले तो वन है ही। एक बेसिक फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं में उठा करके पूछा जाता है, किताबों से जो क्वेश्चन उठा करके पूछा जाता है, वो है हिमालय में पाए जाने वाले वनों के बारे में। अब देखिए, अगर हम पर्वतीय वनों की चर्चा करें, पर्वतीय वन मतलब जो पहाड़ों के ऊपर है, जैसे पर्वतीय वन एक तो हिमाचल प्रदेश के हिस्से में पाए जाएंगे, हिमाचल है ना, उत्तराखंड, जो केरल वाला हिस्सा है वहां भी पाया जाएगा, और तो और जो कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा है वहां पर भी इस तरह के पेड़ पाए जाएंगे, और तो और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है, यानी भारत का जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व में भी इस तरह के वनों की खूब अधिकता होगी। अब इन सभी जगहों पर जहां जहां पर भी इस तरह के वन यानी पर्वतीय वन मौजूद हैं, इन पर्वतीय वनों की कुछ विशेषता होगी। जैसे आप लोग भारत के नक्शे को देखते हो, भारत के नक्शे को देखने पर आपको एक चीज रियलाइज होती है कि जब मॉनसून आगे की तरफ बढ़ता है, तो मॉनसून आगे बढ़ते हुए भारत के हिस्सों में बारिश करने की कोशिश करता है। मॉनसून यहां से ऐसे आगे बढ़ा, या मॉनसूनी हवाएं ऐसे आगे बढ़ी, ये मॉनसूनी हवाएं जा करके कश्मीर के इस घाटी क्षेत्र में तो खूब बारिश कराती हैं, लेकिन कश्मीर घाटी क्षेत्र के बाद वाला जो क्षेत्र है, वह कई बार कम वर्षा वाला क्षेत्र बन जाता है। तो कश्मीर घाटी या जो कश्मीर वैली है, यहां खूब बारिश होती है, कश्मीर घाटी में बराबर बारिश होगी। लेकिन जो ऊपर का क्षेत्र है ना, ये वाला, ये सूखा रह जाता है। और ये सूखा क्षेत्र क्या है, तो आप सभी जानते हो, ये कुछ और नहीं है बल्कि लद्दाख है। हम लोगों ने इसमें समझा है ना इसको। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सूखा क्षेत्र है जिसको हम लोग लद्दाख कहते हैं, इस लद्दाख की विशेषता ये है कि ये लद्दाख वाला एरिया या जो लद्दाख के आसपास वाला एरिया है, यहाँ पे बादल पहुंचते ही बारिश करवाने के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है कि वहां पहुंचते पहुंचते बादल पूरे बरस चुके होते हैं। तो जिधर बरस गए वो कश्मीर की वैली कहलाई, इसको हम लोगों ने कहा कश्मीर वैली। और आप देखिए जो कश्मीर की घाटी है वो कितनी खूबसूरत है, पीर पंजाल के आसपास, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर की वैली, श्रीनगर और उसके बाद घाटी का क्षेत्र, बेहद खूबसूरत जगह है। लेकिन वहीं जब हम लोग सूखे एरिया लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में तो आपको हार्डली एक दो पेड़ दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, पूरे पहाड़ों का पानी इकट्ठा होकर के दो चार झीलें दिखती हैं और उसके अलावा कुछ खास नहीं दिखता। तो ये एक खास बात है जो हम आपको बताना चाह रहे थे इस लद्दाख के बारे में, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आप सिवाय अपने प्रश्नों के कुछ और कमेंट में मत लिखिए। ये मेरा एक विनम्र निवेदन है, ये मेरी इल्तजा है आप लोगों से। मैंने इतनी रिक्वेस्ट अपने क्रश से की होती तो शायद वो मान जाती और मैं उसको प्रपोज करके प्रोबेबली अपनी वाइफ बना लेता,
लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करने पर आप लोग नहीं मानते हो तो बड़ा दुख होता है। सीरियसली, कोई किसी भी टाइम पर क्लास में आता रहता है, जब जिसका मन करता है उस टाइम पर वो क्वेश्चन पूछता रहता है। अरे भाई, क्लास की अपनी एक डिग्निटी होती है, आप भी मेंटेन करिए। मानता हूं 10वीं 12वीं पास बच्चे हैं, लेकिन आप अपने अंदर की एंग्जाइटी को शांत रखिए, लास्ट में प्रश्न पूछिए और अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछते रहिए, ठीक है। लेकिन आपको हा 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 लिखना है, हे भगवान। चलो भाई, तो अब हम चूंकि हिमालय के जो पर्वतीय वन है उन पर्वतीय वनों पर चलने वाले थे। हिमालय के वन तो है ही, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वो है जहां पे बारिश होती रहती है। और जो ये जहां पर बारिश होती रहती है वो बारिश वाला एरिया, कश्मीर वाला एरिया मैंने आपको बताया। 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो पत्ते हरे भरे होंगे, पेड़ पौधे खूब खूबसूरत होंगे। जैसे बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे ये चंपा का फूल है, आप लोगों ने देखा, ये चंपा, चंपा चमेली जो नाम सुनते हो ना, वो चंपा यही है। ये रोडोडेंड्रॉन है, ऐसे पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। रोडोडेंड्रॉन की तो हिमाचल प्रदेश में वाइन भी बनती है। रोडोडेंड्रॉन एक ऐसी खासियत है पेड़ पौधों में मानी जाती है। रोडोडेंड्रॉन हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है, इसको रोडोडेंड्रॉन कहा जाता है। तो रोडोडेंड्रॉन और चंपा, विभिन्न प्रकार के जो ग्राउंड फ्लोरा है वो ग्राउंड फ्लोरा पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? और अब देखो एक जो बेसिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एक तरफ जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है वो सारे के सारे मॉइस्ट माउंटेन फॉरेस्ट के अंतर्गत आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जहां पे रेनफॉल थोड़ा कम होता है, लद्दाख और कश्मीर को छोड़ करके अगर हम बातें करें, तो ये बात आप मान सकते हो कि पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, और आप पाओगे कि रेनफॉल यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। तो जब उपोष्ण कटिबंधीय है तो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। लेकिन बस यही है कि ये कैसे फॉरेस्ट है, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे माउंटेन फॉरेस्ट कहलाएंगे, इनको कहा जाएगा पर्वतीय वन। 100 से 200 सेंटीमीटर वाले। मैं इस पे आपको कुछ और बेसिक सी बात बताता हूं। जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोरा की बात कर रहे थे, ग्राउंड फ्लोरा का मतलब होता है जो हमारी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनको ग्राउंड फ्लोरा कहते हैं। तो पहाड़ों पर आमतौर पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत छोटी छोटी झाड़ियां और बहुत छोटे छोटे पौधे। उन पौधों की अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, वो फूल वाले पौधे हो सकते हैं, कुछ भी, वो तो आप लोग जानते ही हो। खैर, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है इसमें बारिश कम है, 200 सेंटीमीटर जितनी बारिश नहीं है। यहां पर जामुन के, रोडोडेंड्रॉन के, ओक के पेड़ पाए जाएंगे। आपको पेड़ तो पूछना नहीं है क्या होता है, पर मैं आपको एक खूबसूरत सा पेड़ दिखा रहा हूं जो हिमालय में आपको दिखेगा। ये हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में ऐसे पेड़ दिखते हैं, ये सदाबहार वन है, इनके पत्ते नहीं झड़ते कभी, ये साल साल ऐसे ही बढ़िया रहते हैं। लेकिन ये जो पेड़ हैं, ऐसे पेड़ आपको हिमालय की ऊंचाइयों पे नहीं मिलेंगे। हिमालय की ऊंचाइयों पे आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे, और इसको कहते हैं पाइन। आप लोग देखो बड़े ध्यान से, तो हिमालय की ऊंचाइयों पे, यानी हिमालय में जब आप कभी भी उत्तराखंड की तरफ से जाना शुरू कीजिए, तो आप उत्तराखंड से जब आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड से आगे बढ़ने पर आपको जैसे कुमाऊं क्षेत्र में आपको रुद्रपुर मिलेगा, सरदार उधम सिंह नगर मिलेगा। फिर आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद काठगोदाम, काठगोदाम से और ऊपर चलेंगे तो वहां हल्द्वानी, हल्द्वानी से और ऊपर जाएंगे। तो जैसे जैसे हल्द्वानी से ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे उत्तराखंड में पेड़ों की वैरायटी बदलती जाएगी, और जब तक आप नैनीताल पहुंचेंगे तब तक आपको पेड़ इस तरह दिखने लग जाएंगे। तो ग्राउंड पर इस तरह के पेड़ दिखते हैं, और यही पेड़ धीरे 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 नैनीताल पहुंचते पहुंचते इस तरह में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे छोटे पत्ते, पतले पत्तों वाले पेड़ों की विशेषता यह है कि ये पानी की कमी को भी बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं, और चूंकि पानी की कमी को बड़े अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, इसीलिए ये नुकीले पत्ते और छोटे पत्तों के पेड़ हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कांटेदार वनों के एग्जाम्पल में बताया था कि कांटेदार वन जो होते हैं, उन कांटेदार वनों की खास बात यही है कि कांटेदार वन हमेशा
अपने पौधे के अंदर पानी को बचाने के लिए पत्तियों को नुकीला बना लेते हैं। जितनी कम पत्तियां होंगी उतना ही पौधों को कम भोजन निर्माण करना पड़ेगा और पौधे जिंदा रहेंगे। तो कई बार आप देखो कि पौधे सूखे सूखे से लगेंगे, पर वो अंदर की तरफ से बाकायदे उनमें पोषण होता है, वो पानी बचाने के लिए। वैसे ही ये भी है, क्योंकि अब पहाड़ों के ऊपर उतनी पानी की मौजूदगी तो हो नहीं सकती जितनी पानी की मौजूदगी आम आम तौर पर हर जगह पर होती ही है। जैसे अगर बारिश की बात करें तो बारिश जो है उत्तराखंड में कम होती है, उतनी ज्यादा तो बारिश नहीं ही होती ऊपरी पहाड़ों वाले क्षेत्रों में, क्योंकि बादल वहां पहुंचते पहुंचते बरस जाते हैं। लेकिन अगर निचले पहाड़ वाले क्षेत्रों में देखोगे तो बारिश वहां पर ठीक ठाक नॉर्मल हो ही जाती है, तराई क्षेत्रों में। फिर आते हैं हिमालय के फॉरेस्ट, और ये जो हिमालय के फॉरेस्ट हैं, हिमालय के फॉरेस्ट की एक खास बात बता देता हूं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बंगाल के रीजन में पाए जाते हैं। हिमालय में जो शीतोष्ण वन है, ठंडे वाले वन हैं, उनमें एक लकड़ी पाई जाती है जिसे कहते हैं विलो। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है विलो की लकड़ी। ये विलो एक पेड़ है जिस पेड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं क्रिकेट के बैट। बहुत फेमस है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौल, किन्नौर, स्पीति, है ना, इन सभी जगहों पर इसी तरह के पेड़ पाए जाते हैं। और उनमें से विलो बहुत फेमस है, क्योंकि विलो की जो लकड़ी है वो यूज होती है क्रिकेट के बैट बनाने में। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको यहां पर मिलेंगी जो क्रिकेटिंग बैट बनाती हैं। हालांकि क्रिकेट के बैट बनाने की इंडस्ट्रीज यहां मिलेंगे, वो बैट के ऊपर जो स्टिकर चिपकता है, वो स्टिकर जिस भी कंपनी ने वो बैट खरीदना है वो कंपनी अपने हिसाब से चिपकाती है। ऐसा नहीं है कि वो बैट जो होता है वो उस कंपनी द्वारा बनाया जाता है जिस कंपनी का स्टिकर उस पर चिपका होता है। स्टिकर स्पॉन्सर्स के होते हैं। स्पॉन्सर्स का आपको पता ही है कि जैसे अगर मान लीजिए कि इस समय पर फॉर एग्जांपल विराट कोहली हैं, तो विराट कोहली जिस बैट से खेलते हैं हो सकता है वो विलो की लकड़ी से बनता हो या मे भी बाहर से आता हो, परंतु वो बैट प्लेन ही आता होगा। एमआरएफ उन्हें पे करते हैं, इसलिए एमआरएफ का एडवर्टीजमेंट और स्टिकर वो विराट कोहली यूज करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है ये। खैर, एल्पाइन और सब एल्पाइन जो वन होते हैं वो वैसे ही वन है जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एल्पाइन और सब एल्पाइन वन ऐसे होते हैं। ये एल्पाइन फॉरेस्ट है, कोनीफेरस और एल्पाइन, एल्पाइन एंड कोनीफेरस। एल्पाइन का मतलब होता है ऐसी जगहों पर जहां बर्फ ही जमी रहती है। तो जहां पर बर्फ ही जमी रहती है वो एल्पाइन फॉरेस्ट कहलाते हैं। और कोनीफेरस की बात की जाए तो कोनीफेरस जो है शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी में जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों का आकार शंकु के जैसा हो जाता है। जैसे आप किसी आइसक्रीम के कोन को उल्टा करके रख दें, वैसे ही उल्टा कोन की तरह आपको ये सारा पेड़ पौधों का पूरा सिस्टम दिखता है। पेड़ पौधे इस तरह के दिखते हैं आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए लिटरल फॉरेस्ट क्या होते हैं। लिटरल फॉरेस्ट जो होते हैं उनको दलदल वन बोलते हैं। हिमालय वन का नहीं है ये हिस्सा। अंडमान निकोबार में, गंगा और ब्रह्मपुत्र के सुंदरबन डेल्टा में, महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में लिटरल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नदी जब समंदर से मिलने वाली होती है वहां पे आसपास वाले हिस्से में जो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा है वहां पे दलदल बनाती है, और इस वजह से वो दलदल वाला हिस्सा वहां पे खजूर, ताड़, ऐसे पेड़ खूब होते हैं। ताड़ के पेड़ जानते हैं ना, पाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में एक ताड़ का पेड़ है और रॉयल बंगाल टाइगर है। तो याद रखिएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट ये भी दलदल जैसा ही होता है। दलदल का मतलब होता है स्वाम्प। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी एक तरीके का दलदल ही है। दलदल, दलदल का मतलब होता है स्वाम्प, जहां पर कुछ भी धंस जाए तो धंसता ही जाए, धीरे 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 करके अंदर घुस जाए कोई, तो ऐसे कीचड़ टाइप वाली स्थिति। मैं आपको बताता हूं मैंग्रोव वन कैसे होते हैं। तो हमारे पास मैंग्रोव वनों से संबंधित एक बढ़िया सी फोटो है जिसमें आप ये समझ पाओगे कि मैंग्रोव वनों की स्थिति कैसी होती है। तो ये देखिए, जब नदी या नदी का पानी पेड़ों की जड़ों से निकलता है तो जड़ों के आसपास की मिट्टी को बहा ले जाता है अपने साथ।
तो आप देखोगे कि जो जड़ें होती हैं वो थोड़ा सा तो बाहर निकली होती हैं पानी के ऊपर, फिर नीचे पानी है तो जड़ें उसमें भी डूबी हुई हैं, और फिर नीचे मिट्टी है जिसमें जड़ें डूबी हुई हैं। मतलब यूं मान के चलो कि 70% जड़ें तो मिट्टी में डूबी हुई हैं, उसके 10% में ऊपर पानी भरा हुआ है और उसका 20% बाहर है। तो 70% मिट्टी के अंदर है लेकिन 30% पानी की वजह से मिट्टी कट गई है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं मैंग्रोव वन। अगर आप इसकी फोटो देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो। मेरे ख्याल से ये आपको काफी क्लियर फोटो दिख रही होगी। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है इसको समझना कि मैंग्रोव वन, और ये कहां है, तो ये बंगाल में है, ये ओडिशा में है, ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। क्योंकि जहां जहां नदियां जाकर के समुद्र से मिल रही होंगी उन सभी जगहों पर इस तरह के वन जरूर पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया कहां है, तो सबसे ज्यादा बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया भारत में मैंग्रोव है ना, सबसे बड़ा मैंग्रोव। और ये सबसे बड़ा मैंग्रोव जब मैं कह रहा हूं तो मैं विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व में। तो विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव कहां पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है सुंदरबन डेल्टा। इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, इसे सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। क्लियर हो गया सभी को यहां तक दोस्तों, सभी को क्लियर है? ठीक है, डन है यहां तक? हाँ ठीक है, बढ़िया है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप लोग अपना डाउट लिखते हैं तो या हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। मुझे हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा नहीं आती, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टा एरिया में, और मैंग्रोव फॉरेस्ट का लुक देख लो, मैंग्रोव फॉरेस्ट इस तरह का होता है। ठीक है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की एक तरह की टाइप्स हैं, जैसे सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट, वैसे ही मैंग्रोव फॉरेस्ट। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि मैंग्रोव कोई पेड़ होता होगा, पेड़ नहीं होता भाई, फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट जो इस तरह के होते हैं उनको मैंग्रोव कहते हैं, जिनके नीचे की मिट्टी को पानी काट करके ले जाता है। जड़ें मिट्टी में हैं 70%, लेकिन 30% पानी की वजह से मिट्टी बह गई है बस। सुंदरबन डेल्टा ही नहीं, सुंदरबन एक टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरबन एक नेशनल पार्क भी है। सुंदरबन नेशनल पार्क में बाकायदा जंगली जानवर रहते हैं, और वो वाला जो एरिया है उस वाले एरिया में वेस्ट बंगाल का जो हिस्सा है, वेस्ट बंगाल के हिस्से में काफी सारे अलग अलग तरह के टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया गया है। बहुत सारे बाघों को संरक्षित करने का एक अभियान चलाया गया है। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। डन है, आगे चलते हैं। तो आगे चल करके मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जैसे मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन में आपको आमतौर पर जो पेड़ मिलते हैं वो तो है ही। सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, ट्री पाया जाता है जिस ट्री का नाम है सुंदरी। जब आप साइंस पढ़ोगे ना तो साइंस में आपको प्लांट किंगडम पढ़ते टाइम एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट पता चलेगा। ये जो जड़ें होती हैं ये कई बार सूखे हुए एरिया में थोड़ा थोड़ा मिट्टी के बाहर आ जाती हैं, और इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जड़ों में। वो जो रूट्स में छेद होते हैं वो रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया करने में काम आते हैं। श्वसन की प्रक्रिया इतनी जरूरी है इन पेड़ों के लिए कि अगर ये जड़ों को बाहर निकाल करके ना करें तो हो सके सूख जाएं। तो अल्टीमेटली जड़ों की जितने भी हिस्से बाहर निकले हुए मिलेंगे, वो जड़ों के सारे हिस्से बाहर निकले हुए जो मिलते हैं वो न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। आप साइंस में इसको पढ़ोगे, ये है ना इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिलहाल हम लोगों ने यहां तक समझा और यहां तक हम लोगों ने इसको जाना है। देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फॉरेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से भी मिलेंगे कि
भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कि मैंग्रोव पाए जाएंगे भारत के ईस्ट कोस्ट में। तो भारत का जो पूर्वी तटीय हिस्सा है, उस पूर्वी तटीय हिस्से में ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ईस्ट कोस्ट, इसको कहते हैं पूर्वी तट क्षेत्र। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, अगर आपने ज्योग्राफी को पहले लेक्चर से अटेंड नहीं किया है तो बता दूं, ये बैच 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो जितनी भी बैक जाने पर आपको इसके ऊपर की रिकॉर्डेड क्लासेस दिखेंगी, आप बैक जाएंगे दिखेंगी सारी क्लासेस, उन क्लासेस को पहले अटेंड कर लीजिए और उसके बाद इसको अटेंड करिए, तो आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। आगे चलें, तो आगे चल करके हम लोग एक और फैक्ट को ये समझते हैं कि विश्व में सबसे बड़े मैंग्रोव तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि मैंग्रोव इन इंडिया भारत में कहां पर, भारत में मैंग्रोव कहां पर पाए जाते हैं, तो भारत में जो मैंग्रोव हैं उनमें से नंबर 1 पर आता है पश्चिम बंगाल, आप सभी जानते हो। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, और तीसरे नंबर पर आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो जैसे मैंने 3 बताए थे, उन्हीं को बस याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आइलैंड ग्रुप जो है। क्लियर हुआ? अब देखो दोस्तों, आगे चल करके हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? स्वाभाविक है, कश्मीर, केरल और सिक्किम की जगह राजस्थान में ही कांटेदार वन पाए जाएंगे। अब कांटेदार वनों की जो विशेषता है, वो कांटेदार के वनों की विशेषता ये आप देख सकते हो, आमतौर पे ऐसे पौधे होते हैं जिन पौधों का पत्ता ज्यादा चौड़ा ना हो, लेकिन फिर भी उनमें नुकीलापन हो। ऐसे नुकीलापन है, तो ये नुकीलापन आप देख पा रहे हो, ये इस पौधे में भी आपको दिखेगा। नागफनी के जो कैक्टस के पौधे होते हैं, कैक्टस के पौधे में भी आपको दिखेगा, बेर के पौधे में आपको दिखेगा, उसके अलावा बबूल, अकाशिया बोलते हैं जिसको, अकाशिया के पौधे में भी आपको दिखेगा। लेकिन जो बेर, बबूल जैसे पेड़ होते हैं, ये पेड़ न सिर्फ कांटेदार वनों में पाए जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ जो पर्णपाती वन होते हैं, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, उनमें भी पाए जाते हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा हिस्सा जहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती हो, वो ड्राई डेसिडुअस है, और जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो, वो थॉर्न फॉरेस्ट है। तो कुछ कुछ थॉर्न फॉरेस्ट वाले पौधे आपको ड्राई डेसिडुअस में मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हुआ ना? तो थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य हो सकता है जहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाए जाते? तो उसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है कि यहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ये विशेषता है। आप लोग अगर ABCD ना लिखें और यस सर नो सर ना लिखें, तो मैं आपसे काम की बातें कर सकता हूं, वरना मुझे पता ही है कि आप लोग इस बैच के एक्सपीरियंस को लाइव कमेंट्स कर करके, वो भी इररिलेवेंट, खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं सच बताऊं आपको, एक फैकल्टी अगर आपसे ये कहे कि मैं इस बैच में कमेंट से तंग आ गया हूं, तो आप ये मान करके चलिए कि कितना तंग हो गया होऊंगा मैं। सच में कोई मतलब का कमेंट नहीं है, जी सर जी, हो सर जी, हाँ सर जी, जय श्री राम सर जी, जय भीम सर जी, सलाम वालेकुम सर जी। अरे भाई साहब, पढ़ लीजिए, सिर्फ मतलब के क्वेश्चंस कीजिए बस, जो बहुत जरूरी हो उन क्वेश्चंस को कीजिए। और मैं कह रहा हूं, इससे पहले के सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उनको देखिए और उसके बाद इस सेशन को अटेंड कीजिए, है ना? रिकॉर्डिंग लेक्चर में बहुत बुरा होता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कल क्या बताया था कि जो डेसिडुअस है, जो पर्णपाती है, वो पर्णपाती वन भारत के कुल कितने हिस्से में पाए जाते हैं? तो भारत के लगभग 42 से 43% हिस्से में, कुल वन के हिस्से में, कुल वन के 42 से, है ना, टोटल फॉरेस्ट एरिया के 42 से 43% हिस्से में पाए जाते हैं।
अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको साउथ तक ऐसा ही दिखेगा, जिनमें आपको दिखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पत्ते झाड़ देने वाले। अब इसमें देखो आप कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले तो यूपी भी है, यहाँ पर बिहार भी है, यहाँ पे झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल का ऊपरी हिस्सा भी है, और तो और मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, नीचे तेलंगाना भी है, ओडिशा भी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश के साथ साथ थोड़ा हिस्सा गुजरात का भी है, और आप ये मान करके चलिए कि थोड़ा हिस्सा तमिलनाडु और कर्नाटक के पठार का भी है। अब इतने सारे जो राज्य हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात का थोड़ा हिस्सा जितने में है फॉरेस्ट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का वह हिस्सा जो कोरोमंडल से थोड़ा दूर है, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों को पत्ते झाड़ने वाले वन कहा जाता है, इनको हम लोग कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, पत्ते झाड़ने वाले वन। क्लियर हो गया? चलो अब आगे चलें। आगे चल करके एक प्रश्न हमारे पास अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर तो सुंदरबन ही है। सुंदरबन मैंने बताया विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है, और मैंने यह भी बताया कि नंबर 1 पर आता है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर मैंग्रोव के मामले में आता है गुजरात, और नंबर 3 पर मैंग्रोव के मामले में आता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वन भारत में विशालतम भौगोलिक क्षेत्र में आच्छादित है? लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया किसका है? तो सही आंसर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस का। ट्रॉपिकल डेसिडुअस का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा फैला हुआ हिस्सा है। हालांकि जो थॉर्न फॉरेस्ट का हिस्सा है वो अरावली के पश्चिम वाला ही क्षेत्र है, इतना ही थॉर्न फॉरेस्ट है। पीला रंग ये बताता है कि कम वर्षा होती है। कल वाली क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि जो रेगिस्तान का हिस्सा है, यही वाला हिस्सा थॉर्न फॉरेस्ट या कांटेदार वनों के अंदर गिना जाता है। बाकी सभी एरिया में डेसिडुअस ही मानते हैं हम लोग। बाकी रेस्ट एरिया ये पूरा डेसिडुअस है। डेसिडुअस का मतलब होता है पत्ते झाड़ने वाले पेड़ पौधे, पर्णपाती वन। क्लियर हो गया? अब देखना, हाँ, एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों में कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो जो सागौन के पेड़ होते हैं, वो सागौन के पेड़ बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको सागौन के पेड़ के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। सागौन के पेड़ जो होते हैं, सागौन के पेड़ों के पत्ते काफी चौड़े होते हैं, लेकिन ये मानसून के वन हैं। अगर आप इनके पत्तों को देखें तो ये पत्ते लगभग 1-1 फुट चौड़े होते हैं, 1-1 फुट, 1.5 फुट चौड़े। और 1-1.5 फीट का मतलब तो आप समझते हो ना, काफी ज्यादा। पर बावजूद इसके ये पर्णपाती वन गर्मियों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ठीक है, और जब ये गर्मियों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं तो गर्मियों में इस तरह से पत्ते झाड़ने के बाद फिर ये एकदम ठूंठ जैसे दिखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये पौधे हैं भी नहीं है। वैसे सागौन जो है ये फर्नीचर में इस्तेमाल होता है, आप सभी को पता है। सागौन के पेड़ जो होते हैं वो वास्ट, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, इसकी कमर्शियल खेती की जाती है। सागौन आप चाहें तो सरकार से परमिशन लेकर के अपने खेतों में उगा सकते हैं, फिर सागौन खेतों में उगाने के बाद उसको बेच भी सकते हैं, और इस बात में सरकार की परमिशन लेनी होती है बस। अब जितना चाहे उतना सागौन बेच सकते हैं, आपके पास एक लाइसेंस होता है सागौन बेचने का, कि आपने इतने पेड़ लगाए, उसमें से इतने पेड़ बचे, और इतने पेड़ों को आप इतने सालों के बाद बेच रहे हो। सरकार को भी बेच सकते हो, सरकार की भी अपनी पॉलिसीज होती हैं, है ना। तो ये सागौन का पेड़ है, इसी को टीक कहा जाता है। टीक आप याद रखिएगा, टीक कहते हैं या सागौन कहते हैं। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हमारे एक स्टूडेंट हैं अंशुमन, कि किस तरह की प्रॉपर्टी नीडेड होती है कोल्ड डेजर्ट के लिए? क्या ऐसे कोई भी डेजर्ट भारत के अंदर है? क्या आपने मेरा फिजियोग्राफी वाला लेक्चर पूरा अटेंड किया था? इसी बैच में 1 अप्रैल से शुरू हुआ यह बैच है। इस बैच में क्या आपने सारे के सारे क्लासेस को बाकायदा अटेंड किया है? फिजियोग्राफी के लेक्चर को आपने बाकायदा अटेंड किया है?
ठीक है, तो जिन लोगों ने अटेंड किया है वो जानते हैं कि भारत में एक लद्दाख मरुस्थल है। और जब जब मैं मरुस्थल पढ़ाता हूं मैं बार बार बताता हूं कि दोस्तों मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान नहीं होता, रेत नहीं होता। मरुस्थल का मतलब ऐसी जगह जहां पे वनस्पतियां नहीं होती। ठीक है, और मैंने ये भी बताया है आपको बाकायदे कि जिस भी जगह पर वनस्पतियां नहीं होंगी वो कम बारिश की वजह से ही नहीं होंगी। जितनी ज्यादा बारिश उतने ही ज्यादा पत्ते, हरे पत्ते वाले पेड़ पौधे, और जितनी कम बारिश उतने ही कम पेड़ पौधे। 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश लद्दाख में होती है, और लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है। ये बात मैंने समझाया है, बाकायदे समझाया है ना। तो चूंकि आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप लोग कभी ज्योग्राफी पढ़ते ही नहीं हो दोबारा। ज्योग्राफी क्या, आप जीएस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। और मैं बताऊं आपको क्यों ये सिलेक्शन रेट इतना कम है, क्यों ये सिलेक्शन रेट इतना नीचे है, जबकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए कि हम आपके लिए यहाँ पर बाकायदे ये फोटोज लाते हैं। इन फोटोज के अलावा ये कंटेंट छांटते हैं। ये कंटेंट छांटने में आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। ये जो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए इसके लिए कितनी मेहनत लगती है। जितने लोग ये फालतू कमेंट कर रहे हैं ना, सीरियसली कोई कदर नहीं है आपको, कोई कदर नहीं है आपको। हाथ जोड़ता हूं मैं यार आप लोगों से, कृपया। मैंने कमेंट मात्र इसलिए खुले रखे हैं ताकि कोई अच्छा डाउट पूछ पाए, जिसका बेचारे का डाउट रह न जाए। भसड़ मचाने के लिए कमेंट नहीं खोला मैंने। आई डोंट वॉन्ट टू टीच इन योर बैच, दिस इज माई अल्टीमेट विल। मैं आपके बैच में नहीं पढ़ाना चाहता, सीरियसली बताऊं। मैं अच्छा कंटेंट देना गुनाह है आपके बैच में। भारत में माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कहां पाए जाएंगे? तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में भी और केरल में भी। ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये ऑप्शन में से सेट करने में थोड़ी सी गलती हो गई है। आपको या तो जम्मू कश्मीर मिलेगा या तो केरल मिलेगा। मैंने वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की कंडीशंस आपको बताई थी। तो इस तरह के जो वन है, इस तरह के वन आपको केरल और कश्मीर दोनों जगह पर मिलेंगे। ये जैसे एक केरल का मैंने फोटो लिया हुआ है और ये मैंने एक कश्मीर का फोटो लिया है। दोनों जगहों पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की वजह से ये दोनों ही जगहें वेट टेम्परेट यानी कि आर्द्र शीतोष्ण वन कहलाती हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपने फोटोज देखी हैं, और इसके पहले जो मैंने क्लास बताई है आपको, कल जो क्लास करवाई है उसमें बाकायदा मैंने टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको कवर करवाए हैं। तो प्लीज आपको ऑलरेडी वो वाली क्लासेस करनी है जो पुरानी हो चुकी हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मेरे बैच में आना छोड़ दीजिए सर। मैं सच बता रहा हूँ आपको सर जी, मैं आप सभी लोगों से, सर और मैम, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे बैच में मत आओ अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ना चाहते हो तो। बाकी आप इस बैच के पीछे जाकर के एक बार आप बैठ जाओ, आपको सारी लाइव क्लासेस ऊपर दिख जाएंगी इस बैच की। प्लीज, मैं त्रस्त होकर के बोल रहा हूं आपसे। मैं सीजीएल के बैचेस पढ़ाता हूं, मैं पीएससी के बैचेस पढ़ाता हूं। 500 स्टूडेंट लाइव होता है, लेकिन कभी कोई क्रॉस क्वेश्चंस और कभी इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बाकायदा कॉन्सेप्ट्स को सुनते हैं वो। जिसका जहां से मन कर रहा है, जब मन कर रहा है, बस धर्मशाला टाइप बना करके क्लास में चले आ रहे हैं। बताओ कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, बताओ कहां पाया जाता है ये कोल्ड डेजर्ट। एंड दिस क्लास आई वॉन्ट टू अश्योर यू कि ये क्लास इन कमेंट्स की वजह से खराब है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। सदाबहार वन भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? सदाबहार वन भारत के केरल में भी, कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी, तीनों जगहों पर पाए जाते हैं, और ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट स्पेशली कौन सी सिचुएशन में ग्रो करते हैं? मैंग्रोव वन विशेष रूप से कौन से क्षेत्र में बढ़ते हैं? तो उसका सही आंसर होता है कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं और नदियों के जो किनारे होते हैं, उन नदियों के किनारे और तटीय क्षेत्रों पर ये फॉरेस्ट बढ़ते हैं। गुजरात में, रत्नागिरी में, थोड़ा बहुत एरिया में, सुंदरबन, महानदी, कृष्णा गोदावरी और कावेरी, इन सभी जगहों पर है ही। अंडमान एवं निकोबार भी इससे पीछे नहीं है। मैंने बताया था आपको सबसे बड़ा
जो क्षेत्र है वह सुंदरबन है, दूसरे नंबर पर मैंग्रोव में जो क्षेत्र है वह गुजरात का है, और तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस भाग में नहीं पाए जाते? ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं जो पुराने वर्षों में पूछे गए हैं। तो इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कहां नहीं पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि पूर्वी घाट में एवरग्रीन नहीं पाए जाते। पूर्वी घाट में जितने भी वन पाए जाते हैं वो सारे के सारे पर्णपाती यानी कि पत्ते झाड़ने वाले होते हैं, डेसिडुअस होते हैं। कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, चुगलाम आप जानते नहीं, हल्दू आप जानते नहीं, अकाशिया आप जानते नहीं, आप पाइन जानते हो। पाइन का मतलब होता है चीड़, और चीड़ व देवदार के पेड़ पाए जाते हैं हिमालय में, ऊपरी क्षेत्रों में। और मैंने अभी फोटो भी दिखाई हिमालयी नम वन की, तो मैंने बताया कि जैसे जैसे नैनीताल की तरफ जाओगे वैसे वैसे पेड़ जो है शंकुधारी होते जाते हैं, और वो शंकुधारी पेड़, चीड़ भी उसी का एक एग्जाम्पल है। तो इसलिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में चुगलाम, हल्दू, अकाशिया, इन तीनों को अगर आप छोड़ भी दो तो आपको ये पता है कि पाइन नहीं पाया जाता। तो कई बार एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो उस समय पर आपको ये पता होता है कि एक आंसर इस वाले क्वेश्चन का है, बाकी 3 ऑप्शन का नहीं पता, तो उसी आंसर को टिक मार लीजिएगा। ये है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है बात। सुई के पत्तों और नीचे की ओर झुकी हुई शाखाओं के साथ किन वनों में लंबे आकार के पेड़ होते हैं? तो लंबे आकार के पेड़ जो होते हैं वो कोनिफेरस फॉरेस्ट में होते हैं, ये मैंने बताया है। और मैंने यहाँ पर बाकायदा बहुत सारी फोटोज भी रख दी हैं, जिन फोटोज के माध्यम से आप ये समझ पाओगे कि कितने अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं। अब एक क्वेश्चन था जो हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था, और वो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर ये बताइए कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, जो है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अलावा जो नेशनल पार्क होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? तो देखो, हमारे इस पूरे जैव तंत्र को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम ही पर है। हम, अगर आप 1 मिनट में मेरी बात समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि हम हमेशा प्रजातंत्र की बात करते हैं, हम मानव के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी जानवरों और पेड़ पौधों के अधिकारों की बात नहीं करते। उनके भी अपने अधिकार हैं, उनको भी इस तरह से अनैतिक रूप से काटा नहीं जाना चाहिए, जानवरों को भी अनैतिक रूप से मारा नहीं जाना चाहिए। किसी भी चीज का शिकार करना गलत है, किसी भी चीज को, पेड़ को अपने फायदे के लिए काट देना गलत है। अगर आप काट भी रहे हैं पेड़ को तो उसके बदले में कम से कम दुगने पेड़ लगाएं। लेकिन मैं इस पॉइंट को ऐसे समझाना चाहता हूं, अगर आप इसको लॉजिक के तौर पर समझो, अगर आप कभी नहीं चाहते कि आपके बेडरूम में एक टाइगर कैमरा लेकर के घुस जाए और आपकी फोटो आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ खींचने लगे, तो आप भी कभी जा करके टाइगर के मांद में, या टाइगर जहां पर रहता है, जिस झरने के पास वो शेरनी के साथ घूमने जा रहा है या बाघिन के साथ घूमने जा रहा है, वहां पे जाके उसकी फोटो मत खींचिए। ये जानवर का मौलिक अधिकार है कि उसके पास भी राइट टू प्राइवेसी है। कोई भी व्यक्ति जो जा करके उस जगह पर एक खूबसूरत फोटो को खींच लेता है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, आखिरकार वो एक जानवरों की निजता में हनन ही तो डाल रहे हैं। जानवर जिस तरह रहना चाहते हैं उनको रहने दीजिए, ना उनको इलीगली मारा जाए और ना उन्हें परेशान किया जाए। जहां इंसान रहते हैं वो कभी नहीं चाहते कि हमारे घर में तेंदुआ घुसे, तो आप क्यों तेंदुए के घर में घुसते हैं? स्वाभाविक है। तो मैं 1 मिनट में यही समझाने की बात कर रहा था कि हम इंसानों के अधिकारों की बात करते हैं लेकिन जानवरों के अधिकारों की बात नहीं करते। लेकिन इंसान चूंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार जीव है, इसलिए समझदार जीव की ही जिम्मेदारी बनती है कि वह बाकी सभी जीवों का संरक्षण करे। इन्हीं के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के और जानवरों के संरक्षण के लिए, हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जैव संरक्षित क्षेत्र। तो यहां पर एक बहुत अच्छा सा पॉइंट आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं जैव संरक्षित क्षेत्र। और जैव संरक्षित क्षेत्र का मुख्य काम क्या है? तो दोस्तों यह भी याद रखना कि जैव संरक्षित क्षेत्र का मुख्य काम है टू मेंटेन इकोसिस्टम, टू मेंटेन इकोसिस्टम। इसका मतलब हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र को
पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़िया बनाए रखना, बढ़िया बनाए रखना, यानी जानवरों के और पेड़ पौधों के लाइफ को संरक्षित करना। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो भी जानवरों और पेड़ पौधों की लाइफ को संरक्षित करने का काम किया जाता है, उनमें से सबसे पहला एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल पार्क। अब राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार, दोनों में से कोई भी किसी भी जगह को, किसी भी वन को, जगह को नहीं, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर किसी न किसी जानवर को संरक्षित करने के लिए होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, अब ये चूंकि जानवर संरक्षित करना है, तो जानवर संरक्षित करने के लिए आप किसी भी जानवर को संरक्षित रख सकते हो, विशेषतः ऐसे जानवर जो मानव से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, जैसे हिरण। अब हिरण है तो हिरण कोई पालने की चीज है नहीं, हिरण जंगली जानवर है, भले वो शाकाहारी है लेकिन जंगली जानवर है। जैसे शेर कोई पालने की चीज नहीं है, वो जंगली जानवर है, मांसाहारी है लेकिन जंगली जानवर है। ऐसे ही टाइगर है, तेंदुआ है, चीता है, ये सारे जंगली जानवर होते हैं। हाथी भी कोई पालने की चीज नहीं होती, हालांकि पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो हाथी पालते थे, पर अभी कोई नहीं पालता। तो हाथी पालना कोई, मतलब हाथी जो होता है वो फॉरेस्ट या जंगली जानवर होते हैं। तो उन जंगली जानवर को अगर सुरक्षित करना है तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर उनके लिए एक रिजर्व बनाया जाता है। जैसे एलिफेंट रिजर्व बना दिए तो वहां हाथी सुरक्षित, राइनो का रिजर्व बना दिए काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो वहां एक सींग वाले गैंडे सुरक्षित, टाइगर रिजर्व बना दिए तो वहां पर टाइगर को संरक्षित किया जाएगा। तो ऐसे रिजर्व बना करके अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानवरों को संरक्षित किया जाता है। और याद रखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 2009 में चलाया गया। इन सबको चलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम इन सब जानवरों को बचाएं जो जानवर अब विलुप्त होने के कगार पे हैं। और मैं इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया करता हूं क्लास में कि 1411 टाइगर बचे थे 2006-7 के आसपास, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ के लगभग 3500 के पार चली गई है। तो हमने उनको संरक्षित किया, हमने उनको मरने से बचाया, हमने उनको खाना पानी जो कुछ भी देना था वो सब दिया, उनकी बाकायदे उनकी देखरेख की, और उनकी देखरेख करने के बाद ही वो इतने बढ़ पाए। तो जब हम दखलंदाजी नहीं देंगे जंगली जानवरों के जीवन में, है ना, जबरदस्ती उनके नाखून नहीं बेचेंगे, जबरदस्ती उनकी खाल उतरवा करके 100 पीस में घर पे नहीं लगाएंगे, तो स्वाभाविक है ऐसे में उनकी वृद्धि होगी, क्योंकि रहने लायक माहौल तो है ही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये, है ना, ये समझ में आ गया कि राष्ट्रीय उद्यान का काम होता है जानवर को संरक्षित करना, जबकि दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य का काम होता है जानवरों को संरक्षित करना, इनका काम नहीं है, इनका काम है पेड़ पौधों को संरक्षित करना। टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधों को संरक्षित करना। तो पेड़ पौधों को संरक्षित करना ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आपस में इसलिए भी अलग है। नेशनल पार्क में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऐसे जानवर रहते हैं ना जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, पेड़ पौधों को संरक्षित करना है, तो आमतौर पर ऐसे गाय चराना, जानवर चराना, ये सब एक्टिविटी अलाउड रहती है, तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं ये एक्टिविटी को। फिर उसके बाद आता है इन्हीं बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बर्ड सेंचुरी। तो आप सभी जानते ही हो कि बर्ड सेंचुरी के माध्यम से क्या ही किया जाएगा, पक्षी अभयारण्य है तो पक्षियों को संरक्षित किया जाएगा। तो पक्षी अभयारण्य का काम ये है कि टू प्रोटेक्ट बर्ड्स,
तो इस तरह से अलग अलग प्लान्स जो हैं वो सरकार के चलते हैं और पक्षी संरक्षित करने के लिए अब जानते हो, जैसे भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी आता है, मुकुर्थी नेशनल पार्क भी आता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आता है और कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आते हैं। तो मतलब एक बायोस्फीयर रिजर्व जिसके अंदर हमें जीवन संरक्षित करना है। ये देखो, इकोसिस्टम बनाना मतलब जीवन संरक्षित करना। उस जीवन को संरक्षित करने के लिए जानवर को भी संरक्षित करना है, पेड़ पौधों का जीवन भी संरक्षित करना है और पक्षियों का जीवन भी संरक्षित करना है। क्लियर हुआ? अब बताइए, अब आपको समझ में आया ना कि क्या अंतर होता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्षी अभ्यारण्य में। भारत में अभी 106 नेशनल पार्क हैं। अभी अगर हम बात कर रहे हैं मार्च 2024 की, मार्च 2024 के बाद अभी कुछ बदलाव होंगे अप्रैल के बाद या मई के बाद या जून के बाद। तो जैसे ऐसे बदलाव होते जाएंगे, क्योंकि आज 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल के बाद जितने भी बदलाव होते जाएंगे वो बदलावों को आप देखोगे करंट अफेयर्स के माध्यम से। तो ये एक बेसिक बात है। अब चूंकि मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूं ना कोई आके पूछ रहा आज का टॉपिक क्या है। सोनू कुमार जी, आपको 21 तोपों की सलामी पर्सनली मैं देता हूं। भाई साहब, अब ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं एक्स्ट्रा आपको दे दूंगा, अलग से अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देख करके काफी आसानी होगी और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाओगे और जान भी पाओगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि भारत में टोटल कितने हैं, तो 106 नेशनल पार्क हैं। ये बात तो आपको पता ही है। और जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क की है। अब मेरे घर के पास है तो मेरा थोड़ा लगाव है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से। मैं आमतौर पर घूमते घूमते भी वहां चला जाता हूँ। मैं अपने जब घर में होता हूँ तो मैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बहुत समय बिताता हूँ। पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इन दोनों में। तो ये वहीं की एक टाइग्रेस की फोटो है। टाइग्रेस के 4 कब्स थे जो हाल ही में पैदा हुए, तो उनकी फोटो रखी गई थी। और ये केरल में जो पेरियार नेशनल पार्क है, उसमें से जो पेरियार नदी बहती है, उस पेरियार नदी के आसपास हाथियों के नहाने का एक दृश्य है। तो ये पेरियार नदी है, केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और वहां पे ये हाथी नहा रहे हैं। तो मैंने जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको बताना था, वो सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया है। जो जो मैंने आपको समझाना था वो सारा चीज यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज, जबकि सेंचुरी स्पीशीज ओरिएंटेड सच एज सिट्रस या पिचर प्लांट वगैरह पौधों के लिए होती है ना सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व जो है इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए होता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। खैर यहाँ हिंदी में है बाकायदे, तो ये हिंदी भी आप पढ़ सकते हो। भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया, फिर उसका नाम चेंज किया गया जिम कॉर्बेट, अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। हैली, हैली से जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट से रामगंगा। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, ये लद्दाख में है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, ये 5 स्क्वायर किलोमीटर का नेशनल पार्क है। ये हमारे अंडमान और निकोबार में है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा वाला अंडमान निकोबार में, सबसे बड़ा वाला लद्दाख में।
ये दो मेन बातें हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस से बहुत सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। जैसे भारत का कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो नेपाल में एक्सटेंशन है, जैसे जंगल होते हैं तो ऐसे समझने की कोशिश करो आप। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई जंगल है जैसे ये है ना, तो ऐसे मानिए कि ये कोई एक बड़ा सा जंगल है, लेकिन इस जंगल के बीच से एक बॉर्डर है जो मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। इसको आप ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा, इट इज कॉल्ड MPCG बॉर्डर। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये सीमा जो है ना, इसको आप कैसे समझोगे? मध्य प्रदेश वाला जो ये वन है, ये फॉरेस्ट है, इसको कहते हैं दोस्तों संजय नेशनल पार्क। इसे संजय नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, या ये चूंकि जिस जगह पर है इसको दुबरी कहा जाता है, तो संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इसे। और इसी फॉरेस्ट का दूसरा हिस्सा जो छत्तीसगढ़ की तरफ है, इसको जाना जाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो याद रखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तो छत्तीसगढ़ में है। अब मजेदार बात देखो कि एक ही फॉरेस्ट है लेकिन नेशनल पार्क दो दो हैं। तो 106 में जो दो नेशनल पार्क हैं वो एक गुरु घासीदास है और एक संजय दुबरी है, बल्कि दोनों का फॉरेस्ट एक है। इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि राज्य अलग अलग है। राज्य अलग अलग हैं तो नाम अलग अलग हैं, और दो नेशनल पार्क अलग अलग हैं लेकिन वन एक ही है। ठीक है ना? तो गुरु घासीदास कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। और संजय दुबरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में। तो पहले तो ये संजय नेशनल पार्क ही होता था, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था ना। छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना है, आज से 24 साल पहले। जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था उस टाइम पर संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान एक ही नेशनल पार्क हुआ करता था, MP और CG का पूरा एरिया। चलिए ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। प्लीज पूछ लीजिए। इसके जो क्वेश्चन है ये नेशनल पार्क वाले, ये सारे उसकी PPT पड़े हुए हैं, तो आप लोग करिएगा इन क्वेश्चंस को। नहीं प्राची, ऐसा नहीं होता। जू बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं होता राहुल। जू तो बहुत छोटी चीज है। पेंच भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है शिवांश, बिल्कुल सही। समृद्धि आई हैव बट आई कांट शेयर इट ऑनलाइन बिकॉज आवर प्लेटफॉर्म डज नॉट अलाउ अस। अड्डा 24/7 हमें टेलीग्राम शेयर करना अलाउ नहीं करता। आप हमें ढूंढ लो, वो बात अलग है। MPCG वाला कौन सा जंगल है? इस जंगल का कोई नाम नहीं है पूजा, ये बस एक फॉरेस्ट है। आप मान के चलो कि इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दे देते हैं। जंगल बहुत छोटा एरिया होता है। जैसे आपके घर के पीछे कोई खाली प्लॉट पड़ा हो, उसमें खूब झाड़ियां उगाएं, तो आप ये भी कहोगे कि यार घर के पीछे तो जंगल बन गया है, पर उस जंगल का कोई नाम थोड़ी ना, हो तो खाली प्लॉट में घने पेड़ पौधे हैं। इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है रीता? मेरे ख्याल से अभी 54 टाइगर रिजर्व है, 54 हैं अभी। हाँ, जहां तक मैंने अभी पढ़ा है। मैं एक बार करंट में देख करके आपको अपडेट कर दूंगा, कल बता दूंगा। टोटल नेशनल पार्क 106 है, मैंने अपनी PPT में भी रखा है। क्लियर हुआ? हाँ विक्रम में बढ़िया। पक्षी विहार पक्षी अभ्यारण्य होता है रोहित, मैंने बताया है आपको अभी थोड़ी देर पहले जो मैं समझा रहा था। अगर ये आपको नहीं समझ में आया कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पक्षी अभ्यारण्य, और मैं एक बात और बता दूं, किसी एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, तीनों का ही स्थान एक ही हो सकता है। जैसे भरतपुर नेशनल पार्क, तो भरतपुर में जो नेशनल पार्क है उसको केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहते हैं। उसमें बर्ड सेंचुरी भी है और उसमें राष्ट्रीय उद्यान भी है। हाँ, वो टाइगर रिजर्व नहीं है केवलादेव घाना।
वहां पर टाइगर रिजर्व बाद में बनाया गया है बेतला में। क्लास अपलोड होती है बाकायदे। कैंडन ट्री का क्या नेचर है अर्जुन, आप प्लीज उसको देखिएगा। हाँ राजदीप, एक क्वेश्चन आपका बड़ा बढ़िया सा है, पर मैं आपको बताऊं, आप साइंस का क्वेश्चन है जो मुझसे पूछ रहे हो। एनीवेज मैं उसका आंसर दे देता हूं। पर जैसे जेरोफाइटिक वगैरह जो होते हैं ना, जेरोफाइटिक वगैरह ट्रीज क्या होते हैं, तो ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां पर कम पानी होता है, उनको जेरोफाइटिक कहा जाता है। इसका हिंदी मुझे नहीं पता कि, पर जैसे कैक्टस है ना, कैक्टस जेरोफाइटिक है। कैक्टस या नागफनी जो होता है वो जेरोफाइटिक होता है, लेकिन रोडोडेंड्रॉन जेरोफाइटिक नहीं होते। रोडोडेंड्रॉन तो पानी पाते हैं अच्छा खासा। 53 है टाइगर रिजर्व, ठीक है ठीक है। चंदन ट्री के बारे में अर्जुन मैं कल भी बता चुका हूं, आज से फिर से बता देता हूं आपको कि जो पर्णपाती वन होते हैं उनमें चंदन पाया जाता है। हाँ काजल, बिल्कुल सेम होंगे, ये बात मैंने कल समझाई है आप लोगों को, जो कल बताया है वो आप लोग क्यों नहीं मानते हैं। हाँ, धीरज कुमार पांडे कह रहे हैं कि केन घड़ियाल सेंचुरी क्यों लिखा जाता है जब सेंचुरी में ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अरे मैं बार बार बताते समय कह रहा हूं, आमतौर पर जब किसी ने अब घड़ियाल सेंचुरी ही कर दिया, अब घड़ियाल को नेशनल पार्क नहीं कर सकते ना, क्योंकि पानी के अंदर कौन सा नेशनल पार्क हो सकता है। अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर घूमने लायक स्थिति बनती हो जानवरों के, तो जानवरों के घूमने लायक स्थिति बनने वाली जगह को अभ्यारण्य कहा जाता है। और वो केन घड़ियाल सेंचुरी में घड़ियाल लगा तो है आगे भाई, ऐसा थोड़ी ना कहा है केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। निशु बुर्दा, ये जो एनिमल्स हैं उनको रखना लीगल है, लीगल। आप लोग सबसे पहले अंग्रेजी क्लासेस करो और अंग्रेजी की स्पेलिंग स्पेलिंग सीखो। इलीगल होता है किसी भी जानवर को रखना जो घरेलू ना हो। ठीक है। हाँ नहीं जी, मेरी जो अगले बैच शुरू होंगे, मेरे अगले बैच शुरू होंगे 13 मई से, उसमें भी शाम को 5 बजे क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तो 13 मई से जो बैच शुरू होंगे उनमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बाकायदे। हाँ जी, कुछ दिनों के लिए क्लास नहीं होगी, मुझे अपनी मम्मी के सर्जरी के लिए जाना है, तो मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट करवाना भी ज़रूरी है इसलिए। हम्म, ठीक है। सीजीएल की भी क्लासेस वही हैं 13 मई वाली, उनको मैं थोड़ा अच्छे लेवल पर ले जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि कमेंट ही ऑफ करके पढ़ाऊं, लास्ट में खोलूं। यार पता है, ये जो ये कमेंट करते हैं, जितना ये फालतू का कमेंट आप लोग भी देख रहे हो ना, ये लोग मेल लिखते हैं यार, और मेल लिख करके ये लिखते हैं कि ये फैकल्टी हमारी बात नहीं सुनता। आप ही के बैच में ना वो प्रशांत वर्मा करके आया था एक कल, उसने मेल लिखा हुआ है ना, मैंने उसका मेल देखा, मेरे पास आया मेल, उसने मेल लिखा है, अड्डा को आया, मेरे पास भी है क्योंकि मैं भी टैग्ड हूँ। फिर मैंने देखा उसने बकायदे लिखा हुआ है सब कुछ, मैं देख के हंस पड़ा। मेरे मैनेजमेंट वाले भी हंस रहे हैं कि यार नवदीप सर की शिकायत कर रहा है ये। अब पहले ये तो सोचो ना कि आप किसकी शिकायत कर रहे हो। मतलब कभी आपने ये ग्रेविटी रियलाइज करने की कोशिश की है कि आपको जो पावर्स मिली हैं हमें रेटिंग्स देने के, वो पावर्स वास्तव में आपके पास होने चाहिए। क्या हमें जज करने का अधिकार ऐसे व्यक्ति को नहीं है जो हमसे भी ज्यादा नॉलेज रखता हो, वो हमें जज करे। आप लोगों को कहां हमारे बराबर नॉलेज हो पाएगा अभी, अभी 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 की बात करते हैं। आपके पास जो पावर है वो पावर है, दैट्स अ पावर, बट दैट डजंट मीन कि आप उसका मिसयूज करें, है ना। समझे ना, आप मेरे लॉजिक को समझिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको जो पावर मिली है वो इलीगल है, ना ना, अच्छी पावर है, आपको अच्छा लगना चाहिए पढ़ाने में। ठीक है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा। और मैं दोनों पीपीटीज आपको अपलोड करके दे दूंगा, आज नहीं तो कल दे दूंगा, यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। मैंने सिर्फ कमेंट करने वालों को ही कहा है जो कुछ भी कहा है।
थैंक यू। हृदेश, सिर्फ आप स्टेनोग्राफी के लिए अलग से पढ़िएगा, मतलब वो जो स्टेनो सब्जेक्ट होता है उसके लिए, बाकी सब सेम है। थैंक यू कुलविंदर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।